आज जानते हैं अरस्तु का जीवन परिचय। अरस्तु एक यूनानी दार्शनिक थे जिन्होंने निगमनात्मक तर्क को व्यवस्थित करके और भौतिक विषयों पर लिखकर महत्वपूर्ण विकास और योगदान दिया। उनके दर्शन के सभी पश्चिमी दार्शनिक सिद्धांतों के विकास पर दीर्घकाल प्रभाव पड़ा। अरस्तु मुख्य रूप से गणितज्ञ नहीं थे, लेकिन उन्होंने निगमनात्मक तर्क को व्यवस्थित करके महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने भौतिक विषयों पर लिखा। उनके एनालिटिक पोस्टीरियोरा के कुछ हिस्सों में गणितीय पद्धति की असामान्य समझ दिखाई देती है, हालांकि मुख्य रूप से वे सभी ज्ञान के विकास के महत्वपूर्ण हैं, जैसा कि लेखक कहते हैं। अरस्तु किसी भी अन्य विचारक की तुलना में पश्चिमी बौद्धिक इतिहास की दिशा और विषय वस्तु को अधिक निर्धारित किया है। वे एक दार्शनिक और वैज्ञानिक प्रणाली के लेखक थे जो सदियों से मध्ययुगीन ईसाई और इस्लामी विद्वानों के विचारों का समर्थन और माध्यम बन गई। 17वीं शताब्दी के अंत तक पश्चिमी संस्कृति अरस्तुवादी थी और आने वाली शताब्दियों को बौद्धिक क्रांतियों के बाद भी अरस्तुवादी अवधारणाएं और विचार पश्चिमी सोच में अंतर्निहित रहे। अरस्तु का जन्म उत्तरी ग्रीस के चालसीदिक प्रायद्वीप पर स्थित स्टैग्रिस या स्टैगिरा या स्टेजिरस में हुआ था। उनके पिता निकोमाचस एक मेडिकल डॉक्टर थे, जबकि उनकी मां का नाम फेस्टिस था। निकोमाचस निश्चित रूप से चालसीडिस में रह रहे थे जब अरस्तु का जन्म हुआ था और संभवतः उनका जन्म भी उसी क्षेत्र में हुआ था। अरस्तु की मां फेस्टिस यूबोइया के चालचिस से आई थी और उनके परिवार के पास वही संपत्ति थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि निकोमाचस ने अरस्तु को डॉक्टर बनाने का इरादा किया होगा, क्योंकि परंपरा के अनुसार चिकित्सक कौशल को गुप्त रखा जाता था और पिता से बेटे को हस्तांतरित किया जाता था। यह ऐसा समाज नहीं था जहां लोग डॉक्टर के पास जाते थे, बल्कि यह डॉक्टर थे जो बीमारों को देखभाल के लिए पूरे देश भर में यात्रा करते थे। हालांकि हम अरस्तु के शुरुआती वर्षों के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन इस बात की बहुत संभावना है कि वे अपने पिता के साथ उनकी यात्राओं में शामिल रहे होंगे। हम जानते हैं कि निकोमाकस को चालसीडिस में स्थितियाँ मैसेडोनिया के पड़ोसी राज्य की तुलना में कम संतोषजनक लगी और उन्होंने वहाँ इतनी सफलता के साथ काम करना शुरू किया कि उन्हें जल्द से मैसेडोनिया के राजा अमेनितास तृतीय का निजी चिकित्सक नियुक्त कर दिया गया। इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि अरस्तु मैसेडोनिया की राजधानी में अपने पिता के साथ रहते थे या नहीं, जबकि निकोमाकस वहाँ राजा अमीनतास के दरबार में उपस्थित थे। हालांकि कुछ वर्षों बाद अरस्तु निश्चित रूप से राजा अमीनतास के बेटे फिलिप के साथ मित्रवत थे और यह मानना उचित गलत है कि दोनों, जो लगभग एक ही उम्र के थे, छोटे बच्चों के रूप में मित्रवत हो गए थे। जब अरस्तु लगभग 10 वर्ष के थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई। इसका निश्चित रूप से मतलब था कि अरस्तु अपने पिता के डॉक्टर के पेशे को आगे नहीं बढ़ा सकते थे, क्योंकि उनकी मां की युवावस्था में ही मृत्यु हो गई थी। इसलिए अरस्तु का पालन पोषण एक अभिभावक प्रोकेसनस ऑफ अर्टिनस ने किया, जो उनके चाचा थे। प्रोकेसनस ने अरस्तु को ग्रीक, अलकास्तर और कविता सिखाई, जो जैविक शिक्षाओं को पूरक था, जो निकोमाकस ने अपने बेटे को चिकित्सक प्रशिक्षण देने के हिस्से के रूप में अरस्तु को दी थी। चूँकि बाद के जीवन में अरस्तु ने बढ़िया ग्रीक गद्य लिखा था,
यह भी उनकी प्रारंभिक शिक्षा का हिस्सा रहा होगा। 367 ईसा पूर्व में 17 वर्ष की आयु में अरस्तु एथेंस में प्लेटो की अकादमी में एक छात्र बन गया। जिस समय अरस्तु ने अकादमी में प्रवेश लिया उस समय यह 20 वर्षों से कार्यकर्ता थे। प्लेटो एथेंस में नहीं था बल्कि वह सिरेक्यूज की अपनी पहली यात्रा पर था। हमें प्लेटो की अकादमी को केवल अमृत विचारों में रुचि रखने वाला एक गैर राजनीतिक संगठन नहीं मानना चाहिए। अकादमी उस समय की राजनीति में अत्यधिक शामिल थी। वास्तव में प्लेटो की सिसिली यात्रा राजनीतिक कारणों से थी और अकादमी की राजनीति और पूरे क्षेत्र ने अरस्तु को जीवन की दिशा को प्रभावित करके में एक प्रमुख भूमिका निभाई। जब अरस्तु एथेंस पहुंचे तो प्लेटो की अनुपस्थिति में अकादमी का संचालन कनिडस के यूडोकसस द्वारा किया जा रहा था। प्लेटो के भतीजे स्पुसिपस भी अकादमी में पढ़ाते थे, जैसा कि चाल्सिडान के जेनिक्रेटस थे। एक छात्र होने के बाद अरस्तु जल्द ही अकादमी में एक शिक्षक बन गए और उन्हें 20 साल तक वहाँ रहना था। हम इस बारे में बहुत कम जानते हैं कि अरस्तु ने अकादमी में क्या पढ़ाया। डायोजेनस लैटियस में बहुत दूसरी शताब्दी ईस्वी में लिखते हुए कहते हैं कि अरस्तु ने बयानबाजी और द्वंद्वात्मक सिखाई। निश्चित रूप से अरस्तु ने उस समय बयानबाजी पर लिखा था। गिल्डस जारी करते हुए अकादमी में राजनीतिक घटनाओं के कारण उनकी स्थिति कठिन हो गई थी। मैसेडोनिया के राजा अमिटास की मृत्यु लगभग 369 ईसा पूर्व में हुई। अरस्तु के अकादमी में शामिल होने के लिए एथेंस से जाने से कुछ साल पहले अमिटास के 2 बेटे अलेक्जेंडर II और पैगडिस III ने कुछ समय के लिए मैसेडोनिया पर शासन किया, लेकिन राज्य को आंतरिक विवादों और बाहरी युद्धों दोनों से नुकसान उठाना पड़ा। बात करें 360 ईसा पूर्व में, जब अमिटास ने के तीसरे बेटे फिलिप II सिंहासन पाया, जब पेड्रिकस एक इलियरियन आक्रमण से मारते हुए मारा गया। फिलिप के मैसेडोनिया को आंतरिक शांति की अवधि देने के लिए सैन्य और राजनीतिक दोनों तरह की कुशल रणनीति का इस्तेमाल किया, जिसमें उन्होंने आसपास के क्षेत्रों पर जीत हासिल करके विस्तार किया। फिलिप ने ओलिथंस पर कब्जा कर लिया। एथेंस मैसेडोनिया की शक्तिशाली धमकी देने वाली ताकतों के बारे में चिंतित था और फिर अरस्तु को मैसेडोनिया के दरबार में लाया गया था और संभवतः उसने फिलिप के साथ अपनी दोस्ती बनाए रखी थी। घटनाओं का वास्तविक क्रम अब थोड़ा अनिश्चित है। प्लेटो की मृत्यु 347 ईसा पूर्व में हुई और स्पुसिस की अकादमी का नेतृत्व संभाला। अरस्तु निश्चित रूप से स्फटिक विचारों के विरोधी थे और उन्होंने प्लेटो की मृत्यु के बाद शैक्षणिक कारणों से या खुद अकादमी के प्रमुख नामित होने में विफल होने के कारण अकादमी छोड़ दी थी।